रागिनी और सुमित्रा बाजार में एक दूसरे से टकराते हुए बोलती हैं। अरे अंधी है क्या? खुद को दिखाई नहीं देता और मुझे अंधी बोल रही है। अरे सुमित्रा तुम यहाँ कैसे? दो चोटी वाली रागिनी तुम यहाँ रहती हो? हाँ, ये मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। रागिनी और सुमित्रा दोनों ही बचपन की सहेलियाँ थी और कितने सालों बाद अब बाजार में अचानक दोनों मिली थी। रागिनी सुमित्रा को अपने घर लेकर जाती है। यहाँ बैठ, अपना ही घर समझ। नैन्सी, मोनिका, बेटा देखो कौन आया है। जी मम्मी कौन आया है? जरा देखो, सुमित्रा आंटी आई हैं। अच्छा मम्मी, ये वही सुमित्रा आंटी है ना जिनके बारे में आप हमें बचपन में बताती आई हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ बेटा, ये मेरी बचपन की सहेली सुमित्रा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। रागिनी, तेरी बेटियां तो एकदम एक ही जैसी दिखती है। एक जैसी शक्ल, एक जैसे बाल, एक जैसे रंग रूप। मोनिका और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। हाँ, कभी कभी तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दोनों में। तुम तो जानती हो ना कि ये दोनों हमशक्ल हैं। अब मुझे इनकी शादी की टेंशन होने लगी है। दोनों जिद्दे भी बहुत है, कहती हैं कि एक ही घर में शादी करेंगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? मेरे भी दो बेटे हैं, आलोक और पुनीत, और वो भी जुड़वा है। अगर तुम बोलो तो तुम्हारी बेटियों की शादी मैं अपने बेटों से करवाना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी सोच है। हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। लेकिन मैं अपनी बेटियों की शादी का फैसला खुद नहीं ले सकती। ये बात मैं उनसे पूछकर ही तुम्हें बताऊंगी। रागिनी ने अपनी बेटियों को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था और हमेशा उनकी जिंदगियों के फैसले उन पर ही छोड़े थे। इसीलिए वो शादी का फैसला भी अपनी बेटियों से बिना पूछे नहीं करना चाहती थी। और नैन्सी और मोनिका भी बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का कोई कहना नहीं टालती थी। फिर एक दिन रागिनी सुमित्रा के घर जाती है। अरे बातें तो हो गई, अपने दोनों बेटों को तो दिखा दे। सुमित्रा अपने दोनों बेटों को आवाज लगाती है। आलोक बेटा, पुनीत भैया को बुलाकर इधर आओ। अंदर से एक आवाज आती है। आया मम्मी। आलोक और पुनीत जैसे ही हॉल में आते हैं तो रागिनी पुनीत को देखते ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि आलोक जितना गोरा था पुनीत उतना ही काला था। लेकिन दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। पुनीत को काला देखकर रागिनी चुप हो जाती है और दोनों ही लड़के बहुत समझदार और संस्कारी होते हैं। वो रागिनी को देखते ही उनके पैर छूने लगते हैं और वो अपनी सहेली सुमित्रा से बोलती है। सुमित्रा, ये दोनों तो मेरी बेटियों की तरह हमशक्ल हैं। सिर्फ रंग का फर्क है और तुमने संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं इन्हें। इतना कहकर रागिनी चुप हो जाती है और मन में सोचती है, एक बेटा इतना गोरा और दूसरा इतना काला, ये हमारी मोनिका के साथ ऐसा लगेगा कि हंस के साथ कौवा हो। ऐसा सोचकर रागिनी हंसने लगती है और पुनीत उस हंसी को देखकर समझ जाता है और अपना सर नीचे झुकाकर चला जाता है। उसके बाद रागिनी अपने घर चली जाती है और घर पहुँचकर वो अपनी बेटियों से बोलती है, नैन्सी, मोनिका इधर आओ। जी मम्मी। हाँ मम्मी बोलिए ना। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम एक बार पुनीत और आलोक से मिल लो, फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा वही होगा। पर माँ, ये सच भी तो है कि हमने ये फैसला आप पर छोड़ दिया है। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ माँ, दीदी सही बोल रही है। आप तो मिल आई हो ना उन दोनों से, तो आपको कैसे लगे वो दोनों? बेटा, मुझे तो आलोक अच्छा लगा, पर पुनीत बहुत काला है, अपनी मोनिका के साथ अच्छा नहीं लगेगा। और कल सुमित्रा अपने बेटे आलोक को लेकर घर आएगी, एक बार तुम मिल लो, अच्छा रहेगा। मैंने सुमित्रा को बोल दिया है कि पुनीत को भी लेकर आना, तो वो कल घर आ रहे हैं तुमसे मिलने। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे दिन सुमित्रा अपने बेटे पुनीत और आलोक के साथ रागिनी के घर आती है, जहाँ रागिनी उनका स्वागत करती है और अपनी बेटी मोनिका और नैन्सी को आवाज देती है। मोनिका, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ बेटा। मोनिका को लगता है कि उसकी बहन को देखने आलोक आया है, लेकिन साथ में पुनीत भी आया था। और जैसे ही मोनिका पानी के ग्लास को लेकर मेहमानों के सामने आती है, पुनीत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी मम्मी हैं। पुनीत के इतना बोलते ही मोनिका समझ जाती है कि उसकी माँ काले रंग को लेकर जिसका मजाक बना रही थी वो कोई और नहीं पुनीत था। और पुनीत और मोनिका एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी अच्छी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें पता भी ना चला। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए और आज अचानक ही सामने आ गए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कैसे? मम्मी, पुनीत और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। दीदी, ये वही पुनीत है ना जिसके बारे में आप हमेशा बात करती थी और प्यार भी करने लगी थी? ये क्या कह रही हो? मेरी फूल जैसी बेटी काले कौवे से प्यार करेगी? मम्मी, काला या गोरा देखकर प्यार नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है। वैसे भी रंग तो भगवान ने सिर्फ दो ही बनाए हैं ना, काला और गोरा, और हम दोनों भी तो एक जैसे हैं। भले ही पुनीत का रंग काला हो, लेकिन दिल तो साफ है ना। हाँ आंटी, मोनिका और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। भले ही मेरा रंग काला है, लेकिन मैं आपकी मोनिका को हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अरे तू भी कहाँ काले गोरे के चक्कर में पड़ रही है, जब बच्चे पहले से
वैसे ही एक दूसरे को जानते हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था। काले गोरे के रंग में फंसकर मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। आंटी, आप माफी मत मांगो, आप मेरी माँ जैसी हैं। उसके बाद सबके समझाने पर रागिनी मान जाती है और मोनिका और पुनीत और उधर आलोक और नैन्सी की शादी होती है। दोनों जुड़वा बहनें जो बचपन से साथ रहती थी वो अब एक साथ एक ससुराल में जाती है, जहाँ मोनिका को काले रंग का पति यानी पुनीत मिलता है और नैन्सी का पति आलोक बहुत ही गोरा होता है। अरे कितना उदासी भरा दिन है, आलस आ रहा है। बहू, अरे ओ बहू, सीमा बहू, मेरे लिए एक कप जरा चाय तो ला दे। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे ओ जानकी, अकेले अकेले ही चाय पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, आप सो रहे थे इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए ही चाय मंगा लेती हूँ। बहू, अरे ओ सीमा बहू, एक कप चाय अपने ससुर जी के लिए भी ले आना। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सीमा चाय और पकौड़ी बनाने लगती है और फिर अपने सास ससुर के लिए चाय और पकौड़े लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, आ गई आपकी चाय और पकौड़े। जानकी और दीनानाथ चाय पी रहे होते हैं कि तभी फोन बजता है। हेलो पायल बेटा, तू ठीक है क्या? तेरी सास और मेरी सहेली रेखा हमारे घर आ रही है रहने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे पापा से बोल ही रही थी कि कितने उदासी भरे दिन आ गए हैं। चलिए 4 धाम की यात्रा ही कराते हैं। हाँ 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 हाँ, जब मेरी सहेली घर आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। चल ठीक, अब बाद में बात करती हूँ। कौन आ रहा है? किसकी बात कर रही हो? अरे पायल का फोन था, उसकी सास और तुम्हारी समधन आ रही है, रेखा आ रही है। अरे बहू इधर तो आ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करो। वो पहली बार हमारे घर आ रही हैं, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। अरे पायल की सास और मेरी सहेली रेखा आ रही है। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और उनके लिए कमरा अलग से साफ करवा देना और पूरे घर को इस तरह सजा लेना जैसे कि दिवाली हो। शाम को खाने की तैयारी कर लेना, मेरी सहेली को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ बेटा, ध्यान रखना, हमारी समधन पहली बार हमारे घर आ रही हैं। ठीक है पापा जी, आप फिक्र मत करिए। सीमा पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है और कुछ देर के बाद मम्मी जी, मैंने पूरे घर की साफ सफाई करके पूरे घर को सजा दिया है। अरे हाँ, रेखा भी आती ही होगी। जा बहू, शाम के खाने की तैयारी कर। खाने में आलू की सब्जी, पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, रायता और जीरे वाले चावल, मीठे में खीर और गुलाब जामुन बना लेना। इतना सब कुछ? बहू सही कह रही है, इतना सब कुछ एक ही दिन में खिला दोगी क्या? अरे जो भी मैंने कहा है तुम वो सब बना लो। एक तो वो पहली बार मेरे घर आ रही है, ऊपर से उसे भी तो पता चले ना कि हमारी पायल कोई ऐसे वैसे घर की नहीं है। ठीक है माँ जी। सीमा जाकर किचन में खाना बनाने लगती है और उसे इतना कुछ बनाने में पूरे 4 घंटे लग जाते हैं और उस पर जानकी सीमा से बोलती है, अरे बहू, आज की तारीख में खाना बनेगा के नहीं? ये लो रेखा जी भी आ गयी। आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। अरे जानकी, कैसी हो तुम? कितने साल हो गए, तुम तो वैसी की वैसी हो। और तू भी कौन सा बदल गई है, तू भी तो एकदम जवान है। फिर जानकी अपनी बहू सीमा को आवाज देती है, अरे सीमा बहू, देख बेटा, रेखा आंटी आ गई, पानी लेकर आओ। तभी सीमा रेखा के लिए पानी लेकर आती है और आते ही उसे प्रणाम करती है और उसके पैर छूने लगती है। अरे बैठिए ना रेखा जी, खड़ी क्यों हैं आप? भाई साहब भी बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही गबरू जवान हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और दीनानाथ थोड़ा शर्माने लगता है। आइए आंटी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो बहू? जाओ तुम जाकर चाय और पकौड़ा बना लो, मैं छोड़ आता हूँ रेखा जी को उनके कमरे में। अरे हाँ बहू, तुम जाकर चाय पकौड़ी बनाओ, तुम्हारे ससुर जी रेखा को कमरे तक छोड़ आएंगे। उसके बाद सीमा किचन में जाकर चाय और पकौड़े बनाने लगती है और दीनानाथ रेखा को उसके कमरे में छोड़ कर आता है। अरे वो सीमा बहू ने तो घर बहुत अच्छे से सजाया है और एक मेरी बहू पायल है जो एक काम को कहो तो उसके सर में दर्द होने लगता है, आलसी कहीं की। रेखा फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है तो सीमा सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती है। अरे इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पकौड़े बना लिए? जी आंटी जी। अरे मेरी बहू बहुत फुर्तीली है, हर काम बहुत जल्दी और अच्छे से करती है। हाँ हाँ, वो
वो तो मैं देख ही रही हूँ। आपने अपनी बहू को बहुत टाइट करके रखा है। थोड़ा बहुत काम अपनी बेटी को भी सिखा देती, सारा दिन बस सोती ही रहती है। रेखा की बात सुनकर जानकी थोड़ा अटपटा जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सीमा से इतना काम करवाना उन पर भारी पड़ जाएगा और उन्हें ताने सुनने को भी मिलेंगे। तो जानकी हंसती हुई कहती है, अरे वो क्या है ना, पायल एकलौती होने के कारण उसके पिताजी ज्यादा उससे काम नहीं करवाते थे। अरे सीमा भी तो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी है ना शायद। जी आंटी जी। फिर जरूर सीमा के माता पिता ने शादी से पहले उससे बहुत काम करवाया होगा, तभी वो इतने अच्छे से घर संभाल रही है। अरे रेखा जी, किन बातों में पड़ गई आप? चाय पी लीजिए, फिर सीमा खाना लगा देगी। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है और थक भी गई हूँ, खाना खाकर सो जाऊंगी। जानकी अपने मन में सोचती है, चाय पकोड़े पर इतना सुना रही है, ना जाने टेबल पर क्या करेगी। खैर, थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही सीमा सबके लिए खाना लेकर आती है। इतना सब खाना क्या होटल से मंगवाया है? नहीं आंटी जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया? और एक मेरी बहू है जिसे दाल रोटी बनाने में भी नानी याद आ जाती है, और एक तुम हो जिसने इतना कुछ अकेले ही बना लिया। अरे रेखा, ये सब छोड़, तुझे भूख लगी थी ना, खाना खा ले। हाँ, खाती हूँ। रेखा खाना खाती है और सीमा की तारीफ करती है। सीमा बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है और मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। खाना खाने के बाद रेखा अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी वहाँ सीमा दूध का ग्लास लेकर आती है। आंटी जी, दूध पी लीजिए। अरे जीती रहो बहू। रेखा दूध पीने लगती है और सीमा तब तक वहीं खड़ी रहती है। तो रेखा बोलती है, अरे बहू खड़ी क्यों है, तू भी बैठ जा। सीमा बैठ जाती है। उसके बाद सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? आंटी जी, आपके पैर दबा रही हूँ। आप सफर से आई है ना, तो अगर मैं आपके पैर दबा दूंगी तो आपको नींद आ जाएगी। आप सो जाइए। सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है तो रेखा को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह। अरे सीमा बहू, तूने तो रात में ऐसे पैर दबाए कि मैं तो बेखबर होकर सो गई। पायल बहू तो कभी मेरे पैर भी नहीं दबाती। जानकी अपने मन में सोचती है कि बेकार ही रेखा घर आ गई और ये तो उसकी बेटी की ही बुराई करी जा रही है। अरे मुझे क्या ही जरूरत थी सीमा से इतना काम करवाने की। माँ जी और आंटी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बहू, आलू के पराठे बना ले। ठीक है मम्मी जी। सीमा आलू के पराठे बनाती है और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बनाती है। फिर वो सबको नाश्ता करवाती है और नाश्ता करने के बाद वो घर का सारा काम करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपनी ननद की सास की बहुत सेवा करती है और उन्हें अच्छे पकवान भी बनाकर खिलाती है। फिर एक दिन, अरे बहुत दिन हो गए जानकी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतने सालों बाद मिली है, इतनी भी क्या ही जल्दी है तुझे जाने की। हाँ बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। अरे नहीं, बहुत दिन हो गए और वैसे भी घर अकेला नहीं छोड़ सकती ना। मैं जाऊंगी तभी तो आपकी पायल आ सकेगी यहाँ पर। मतलब मैं समझी नहीं। अरे मैं कल पायल को यहाँ भेज दूंगी और सीमा बहू तू अपनी तरह उसे खाना बनाना सिखा देना और उसे घर संभालना भी सिखा देना, सास की सेवा करना और सब कुछ सिखा देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दूसरे दिन ही रेखा अपने घर चली जाती है और घर पहुँचते ही अपनी बहू को मायके भेज देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।